भारत सरकार ने सुशासन, चुनौतियां और अवसर संबंधी कार्य योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग ने सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद प्रशिक्षण को व्यापक बनाने की पहल की है। अनुवाद सीखने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ऑनलाइन अनुवाद शिक्षण का यह प्लेटफॉर्म उपयोगी होगा। आज हम बात करते हैं अनुवाद सिद्धांत आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में। इस विषय पर हम बात करते हैं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री विनोद संदेश जी से। श्री संदेश लंबे समय से अनुवाद प्रशिक्षण से जुड़े हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं अनुवाद के आधुनिक सिद्धांतों के बारे में। तो संदेश जी, आपका स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, अनुवाद एक महत्वपूर्ण विषय रहा है और अनुवाद सिद्धांतों के बारे में विद्वानों की अलग अलग राय रही है। साथ ही अनुवाद संबंधी दृष्टिकोण भी समय के साथ साथ अलग अलग रहे हैं, किंतु मोटे तौर पर हम परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण को ही महत्वपूर्ण मानते हैं। इस संबंध में आप किसे महत्व देते हैं? देखिए लोगना जी, अनुवाद ऐसा विषय है जो ऐसा प्रतीत होता है कि जब से सृष्टि रही होगी तब से हम भाषिक व्यवहार के संबंध में अनुवाद का ही सहारा लेते रहे होंगे। फिर भी किसी भी विषय के सामान्यतः दो पक्ष हमारे विचार क्षेत्र में आते हैं। एक पक्ष ऐतिहासिक या परंपरागत है और दूसरा पक्ष है आधुनिक अथवा वर्तमान अथवा जो प्रचलन में है। अनुवाद के परंपरागत दृष्टिकोण की जब हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ये दृष्टिकोण मूलतः धार्मिक साहित्य और अन्य साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद को केंद्र में रखकर बात करता है। इन अनुवाद को ध्यान में रखते हुए अनुवाद को विशेष महत्व नहीं दिया गया जी, और न ही अनुवादक को अच्छी दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए अनुवादक को तो प्रवंचक तक कहा गया है, ट्रांसलेटर्स और ट्रेटर्स। कुछ विद्वान तो अनुवाद की सत्ता को ही नकारते हैं और कुछ अनुवाद की सत्ता को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन धार्मिक और साहित्यिक रचनाओं में प्रयुक्त बिंबों और कल्पनाओं के अनुवाद को लगभग असंभव मानते हैं। किंतु आधुनिक युग वैश्वीकरण का युग है, जहां प्रशासन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद का विशेष महत्व है। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक दृष्टिकोण पर चर्चा करना ही अधिक उचित होगा। जी, सही कहा आपने। अब हमारा प्रश्न है, या कहें कि अब सवाल यह उठता है कि वैश्वीकरण के इस बदलते परिवेश में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार सुविधाओं की प्रचुरता को देखते हुए अनुवाद का आधुनिक दृष्टिकोण कितना महत्व रखता है? देखिए, आज के आधुनिक समाज में दो तीन बातें महत्वपूर्ण हो गई हैं। एक तो ज्ञान विज्ञान के प्रसार तथा नई नई प्रौद्योगिकी के विकास से आज विश्व का मानव समाज निकटतर होता जा रहा है जी। दूरियां अर्थात कम हो गई है। फिर आप देखिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव से उपग्रह प्रणाली के विकास हुआ है। विश्व के किसी एक स्थान पर घटित घटना कुछ क्षणों में विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाती है। इसका भी योगदान है, जिससे भाषिक दूरियां अब लगभग नहीं रही हैं। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे मौलिक चिंतन की बढ़ती मांग के कारण ये सब संभव हुआ है। विकसित देशों में जहां प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्र, उपग्रह प्रणाली और आर्थिक विकास अपनी चरम सीमा पर है, वहां अनुवाद और अनुवादक को समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा विश्व में हो रहे नवीन चिंतन को जल्दी से जल्दी आत्मसात करने की मनुष्य की लालसा और जिज्ञासा ने भाषा के आदान प्रदान के महत्व को समझा है। इसी कारण से अनुवाद के संबंध में भी जो प्राचीन दृष्टिकोण हैं उनमें परिवर्तन हुआ है, उन पर चिंतन हुआ है
और नए दृष्टिकोण हमारे सामने देखने को मिलते हैं। मैं आपको बताऊं कि नोबेल पुरस्कार विजेता अंग्रेजी उपन्यासकार विलियम जेराल्ड गोल्डिंग के अनुसार ए बुक कैन नेवर बी ट्रांसलेटेड परफेक्टली, इट कैन ओनली बी ट्रांसलेटेड एडिक्वेटली एंड द ट्रांसलेशंस आर बेटर देन द बुक ओकेजनली। ये उनकी उक्ति मैंने ली है, इंडियन एक्सप्रेस मार्च 7, 1987 में ये छपी थी। ये धीरे धीरे परिवर्तन होना आरंभ हुआ है। ट्रांसलेशन को परफेक्टली ट्रांसलेशन नहीं माना गया है, लेकिन इतने तक पहुंचे हैं जेराल्ड गोल्डिंग कि उसको एडिक्वेटली तो ट्रांसलेशन किया ही जा सकता है। हिंदी में अगर हम कहें इसको, तो आप कह सकते हैं कि सर्वांगपूर्ण अनुवाद भले ही ना हो, पर अच्छे अनुवाद किए जा सकते हैं। और इससे अच्छी बात जो इसमें जुड़ गई है, और कभी कभी वे मूल से बेहतर भी होते हैं जी। तो अनुवाद की सोच में परिवर्तन, भारी परिवर्तन इसको हम कह सकते हैं। होमर के महाकाव्यों इलियड और ओडिसी के अनुवाद के बारे में आप जानते हैं, अलेक्जेंडर पोप ने इनका अनुवाद किया है और भारतीय मनीषी श्री अरविंद ने उस पर यह टिप्पणी की है, फर्स्ट क्लास ओरिजिनल पोएम्स विद ए बोरोड सब्सटेंस फ्रॉम ए ग्रेट वॉइस ऑफ द पास्ट। अब परिवर्तन देखिए, इतना परिवर्तन हुआ है कि कम से कम अनुवाद के उस रूप की पहचान हो गई है जिसको कभी नकारा जाता रहा है जी। और उसको न केवल उसकी पहचान हुई है, बल्कि उसकी सत्ता को स्वीकार करना विद्वानों ने आरंभ कर दिया है। बहुत अच्छा। अब हमारा अगला इससे प्रश्न उठता है कि अनुवाद के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग समय पर अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। ऐसे में अनुवाद के प्रमुख और मान्य सिद्धांत कितने हो सकते हैं? देखिए, अनुवाद के जब हम सिद्धांतों पर बात करते हैं तो सबसे पहले हमको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अनुवाद के सिद्धांत आए कहाँ से। अनुवाद कोई ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है जिसके लिए आप स्वयं कोई सिद्धांत बना सकते हैं, जिसका कोई ऐसा वैज्ञानिक उक्तियाँ उनमें दे सकते हैं। अनुवाद के सिद्धांत जितने भी आए हैं वो सब व्यवहार से निकले हैं जी। अनुवाद के इस व्यवहार रूपी कार्य में अनेक सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हम यहाँ 4 सिद्धांतों की बात कर सकते हैं। एक तो अर्थ संप्रेषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कम्युनिकेबिलिटी जिसको कहते हैं जी। दूसरा हम कह सकते हैं कि भाषा में व्याख्या से भी समझा जा सकता है, तो व्याख्या का एक सिद्धांत है जिसको थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं। और आधुनिक जब भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से हम बात करते हैं तो आधुनिक सिद्धांतों में समतुल्यता का सिद्धांत जिसको हम थ्योरी ऑफ इक्विवेलेंसी कह सकते हैं। और इसके आगे एक और सिद्धांत पर हम चर्चा यहाँ कर सकते हैं जिसको पुनर्कोडीकरण का सिद्धांत कह सकते हैं, क्योंकि भाषा विज्ञान में भाषा के प्रतीकों को जिससे हम संप्रेषण करते हैं उनको कोड के रूप में पहचाना गया है और कोड के माध्यम से हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को कोडिफिकेशन, थ्योरी ऑफ कोडिफिकेशन कह सकते हैं। जी, अब हमारे पास एक स्पष्ट सिद्धांतों की सूची तैयार है। अब इन्हीं सिद्धांतों पर आगे चर्चा करते हुए सबसे पहले अर्थ संप्रेषण के सिद्धांत पर चर्चा करना उपयुक्त होगा। भाषा शिक्षण और अनुवाद में अर्थ संप्रेषण को महत्वपूर्ण मानने के क्या कारण हो सकते हैं? भाषा में संप्रेषण स्थापित होने का तात्पर्य ही ये है कि अर्थ के स्तर पर भाषा को समझा जाए। जो बात वक्ता कह रहा है वो श्रोता उसी रूप में समझे। इसी को सामान्य रूप में हम अर्थ के संप्रेषण के सिद्धांत के रूप में कह सकते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की है इस संदर्भ में। अनुवाद के संदर्भ में जब हम अर्थ संप्रेषण की बात करते हैं तो डॉक्टर जॉनसन कहते हैं, टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज रिटेनिंग द सेंस। अब यहाँ आप समझते हैं कि सेंस बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है,
क्योंकि बाकी तो स्वरूप हैं, रूप हैं, भाषिक रूप हैं। तो भाषिक रूपों का अनुवाद संभव हो या न हो, लेकिन भाषा में जो अर्थ है उसका अनुवाद या उसकी समझ महत्वपूर्ण है। सस्यूर बहुत बड़े भाषा विज्ञानी रहे हैं, उन्होंने इसे भाषिक प्रतीकों की संज्ञा दी है। इसी प्रकार एएच स्मिथ ने भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है। टू ट्रांसलेट इज टू चेंज इनटू अनदर लैंग्वेज, रिटेनिंग एज मच एज ऑफ सेंस एज वन कैन। जी। अब ये दोनों विद्वान इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ट्रांसलेशन में, अनुवाद में अर्थ को किस रूप में बनाए रखा जाना महत्वपूर्ण है। एक विद्वान कहते हैं कि अर्थ को बनाए रखते हुए, और दूसरे विद्वान कहते हैं अर्थ को बनाए रखने का भरसक प्रयास करते हुए, रिटेनिंग एज मच एज ऑफ द सेंस एज वन कैन। क्योंकि जब हम दो भाषाओं की बात करते हैं तो दोनों भाषाओं में किस किस तरह से भेद, किस किस तरह से अंतर आते हैं, जो भाषिक इकाइयों के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, भाषा के अपने व्याकरण के माध्यम से, भाषा के अपने कहन के माध्यम से। तो इसमें जिम्मेदारी ये है कि अर्थ महत्वपूर्ण है, अर्थ को रिटेन करना ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जॉनसन तो फिर और आगे अर्थ पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, वर्ड्स आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज, दे हैव एसोसिएशंस एंड कॉनोटेशंस। इसका मतलब ये हुआ कि शब्द अपने आप में स्वतंत्र इकाई नहीं है, क्योंकि उनके साथ सहचर्य जुड़ा है, दूसरे शब्द जुड़े हैं जो उनके अर्थ को प्रभावित कर। फ्रॉम, आगे वो कहते हैं, फ्रॉम अमंग द मैनी पॉसिबल सिंबल्स द ट्रांसलेटर विल हैव टू चूज एन एप्रोप्रिएट सिंबल फॉर कम्युनिकेटिंग द मीनिंग। इसमें भी डॉक्टर जॉनसन अर्थ को ही महत्व दे रहे हैं। इसलिए अर्थ के संप्रेषण का सिद्धांत अनुवाद के क्षेत्र में या भाषा को समझने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, बहुत ही सारगर्भित जानकारी आपने दी। अब हमारी जिज्ञासा है कि व्याख्या के सिद्धांत के बारे में जानने की। तो हम जानना चाहते हैं कि ज्ञान प्रधान साहित्य में तकनीकी शब्दों की व्याख्या उनके अभिप्रेत अर्थ को जानने के लिए आवश्यक प्रतीत होती है। ऐसे में शैली प्रधान साहित्य के अनुवाद में अनुवादक से व्याख्या परक अंतरण करने की अपेक्षा क्यों की जाती है? देखिए, मैं इसमें जो रोमन जैकबसन हैं, बहुत बड़े भाषा विज्ञानी रहे हैं, उन्होंने बहुत अनुवाद किए हैं, उनकी एक छोटी उक्ति से बात शुरू करता हूँ। ट्रांसलेशन प्रॉपर और इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्बल साइंस बाय मीन्स ऑफ साइंस इन सम अदर लैंग्वेज। अब इससे आप, इस परिभाषा से या इस उक्ति से आप ये समझ गए होंगे कि अनुवाद का जो मूल है वो अर्थ समझने की प्रक्रिया है, और अर्थ को समझा किस रूप में जाता है? इंटरप्रिटेशन के माध्यम से। बिना इंटरप्रिटेशन के माध्यम से किसी सिंबल की, किसी प्रतीक की, भाषाई प्रतीक का अर्थ हम नहीं समझ सकते हैं। भाषाई प्रतीक के अर्थ को समझने के लिए उसकी व्याख्या आवश्यक है, और व्याख्या में जो चीज़ शामिल है वो है उस शब्द के प्रकार्य, फंक्शनलिटी ऑफ द टर्म। E.M. मेदिनिकोवा एक रशियन ट्रांसलेटर रही हैं, उन्होंने भी इस पर बहुत अच्छी अपनी कमेंट दी है। ट्रांसलेशन इज़ वे ऑफ कमेंटिंग। जब हम कमेंटिंग की बात करते हैं तो व्याख्या की ही बात करते हैं। जेम्स होम भी इस बात की पुष्टि करते हैं, और वो कहते हैं कि ऑल ट्रांसलेशन इज़ एन एक्ट ऑफ क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन। तो अनुवाद करते समय व्याख्या महत्वपूर्ण है। व्याख्या के सिद्धांत का लेकिन एक दोष भी है, और वो दोष महत्वपूर्ण है कि व्याख्या करते समय अनुवादक मूल से दूर जा सकता है, जिससे मूल पाठ और भाषा के अर्थ, संदेश और उनके पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव के साथ संभवतः न्याय नहीं हो पाता। डॉक्टर जॉनसन ने इस बारे में ठीक ही कहा है कि अ ट्रांसलेटर इज टू बी लाइक हिज ऑथर, इट इज़ नॉट हिज बिजनेस टू एक्सेल हिम। अर्थात अनुवादक को लेखक से आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्याख्या से मूल का भाषांतरण
तो संभव है, लेकिन अनुवाद नहीं। जी। इसका तात्पर्य यह है कि व्याख्या करते समय इस बात की संभावना बनी रहती है कि हम मूल से कहीं दूर जा सकते हैं, जबकि अनुवादक के लिए एक सीमा तय कर दी गई है कि अनुवादक अपने लेखक से आगे ना बढ़े, जो बात लेखक ने कही है उससे अधिक बात न कहे। व्याख्या के सिद्धांत के बाद अब आता है समतुल्यता का सिद्धांत। अनुवाद के प्रमुख सिद्धांतों में से यह सिद्धांत एक है। आखिर यह समतुल्यता किसकी और किससे है? क्या बिना समतुल्यता के अनुवाद को अच्छी श्रेणी का नहीं माना जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अनुवाद के आधुनिक चिंतनों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है समतुल्यता का सिद्धांत, जिसके लिए अभी तक सभी अनुवाद के कौशल विकास के प्रशिक्षण में इस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से पहली बार अनुवाद पर इस रूप में चर्चा हुई है कि दो भाषाओं में संप्रेषण कायम करने के लिए आखिर वो क्या तत्व है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है समतुल्यता। जब तक समतुल्यता नहीं होगी तब तक अर्थ समझने में कठिनाई होगी। अनुवाद में दो भाषाओं की संरचना की समतुल्यता के सिद्धांत का जो पहला प्रतिपादन किया गया है वो प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी प्रोफेसर जेसी कटफर्ड ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक्स थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन में किया है। उन्होंने अनुवाद को इस रूप में परिभाषित किया: ट्रांसलेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल इन वन लैंग्वेज दैट इज सोर्स लैंग्वेज by equivalent textual material in another language that is target language। अर्थात अनुवाद स्रोत भाषा की पाठ्य सामग्री का लक्ष्य भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन है। उन्होंने जो टेक्सुअल मटेरियल है, पाठ्य सामग्री है, और उसका ट्रांसलेशन इक्विवेलेंस है, समतुल्य अनुवाद की जब हम बात करते हैं, उनको बहुत स्पष्ट किया है। उन्होंने स्पष्ट ये इन दो महत्वपूर्ण पदों को स्पष्ट करते हुए कहा है कि भाषा के विभिन्न स्तरों यथा फोनोलॉजी, स्वनिम जिसको हम कहते हैं, ग्राफोलॉजी, लेखिम, व्याकरण और शब्द, ग्रामर एंड लेक्सिस को महत्व देते हुए भाषा के बाह्य रूप तथा सूक्ष्म स्तरों का विशद विवेचन किया है। कैटफर्ड ने अर्थ को गौण नहीं माना है, किंतु उन्होंने भाषा के रूप तत्वों यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स को अर्थ की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। इससे अनुवाद की प्रक्रिया को समझने के लिए भाषा वैज्ञानिक आधार मिला है और दो भाषाओं की संरचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन तथा व्यतिरेकी विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त हुआ, किंतु अर्थ गौण हो गया। इसकी तुलना में नायडा का चिंतन अधिक व्यापक तथा गहन सिद्ध हुआ। दो भाषाओं के बीच संवाद स्थापित करने के लिए शब्दार्थ के स्थान पर समतुल्यता को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, अनुवाद के क्षेत्र में नायडा ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसमें अर्थ और शैली की समतुल्यता दिखाई देती है, और ये समतुल्यता व्यापक स्तर पर और बड़े पैमाने पर स्वीकृत आधुनिक सिद्धांत भी है। नायडा के अनुवाद में अर्थ के महत्व के साथ साथ रचनाकार की शैली को भी महत्वपूर्ण माना है। इस मत के अनुसार अनुवादक को दोहरी भूमिका यानी टू फोल्ड टास्क निभानी पड़ती है। यथा उसे मूल पाठ के अर्थ को ठीक ठीक अंतरित करना है, साथ ही पाठक को मूल पाठ के संदेश की ताजगी यानी फ्लेवर भी संप्रेषित करना है। नायडा के शब्दों में ट्रांसलेटिंग कंसिस्ट इन प्रोड्यूसिंग in the receptor language the closest natural equivalent to the masses of source language, first in meaning and secondly in style। अब इस परिभाषा से आप देख सकते हैं कि ये व्यापक परिभाषा है, और नायडा ने इसकी व्याख्या करते हुए आगे कहा है, there can be no absolute correspondence between two languages, hence there can be no fully exact translation। ये ट्रांसलेशन की थोड़ी सीमा बताता है जी, लेकिन इसमें वैज्ञानिकता अधिक समाहित है और इस बात पर जोर दिया गया है कि
ट्रांसलेटर को दो भूमिकाएं निभानी हैं। आगे नायडा कहते हैं, द टोटल इम्पैक्ट ऑफ ए ट्रांसलेशन मे बी रीजनेबली क्लोज टू द ओरिजिनल बट देयर कैन बी नो आइडेंटिटी ऑफ डिटेल। जब हम दो भाषाओं की बात करते हैं कि दो भाषाओं में समरूपता, जिसको आइडेंटिटी कहते हैं, वो हर बार संभव नहीं है, या बहुत प्रतिशत उसका ऐसा होता है कि जो संभव नहीं है, लेकिन इससे हम अर्थ तक पहुंच सकते हैं और मूल लेखक की शैली को बरकरार भी रख सकते हैं। और वो तभी संभव है जब हम क्लोजेस्ट नेचुरल इक्विवेलेंट के सिद्धांत पर अनुवाद की कसौटी पर कसते हैं। जी। नायडा ने निकटतम समतुल्य क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट शब्द की व्याख्या करते हुए कहा भी है, इक्वल इन वैल्यू, अमाउंट और वर्थ। अर्थात नायडा ने अर्थ और शैली दोनों को महत्व देते हुए भी अर्थ की प्रधानता ही स्वीकार की है। नायडा आगे जैसे कह भी रहे हैं, as has already been indicated in the definition of translating, meaning must be given priority. Though style in secondary to content, it is nevertheless important. तो नायडा दोनों बातें यहाँ कहते हैं कि एक तो अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है, मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, शैली भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शैली पर जो प्राथमिकता है वो अर्थ की ही अधिक रहनी चाहिए। नायडा ने बहुत ही स्पष्ट रूप में अनुवाद को अभिव्यक्त किया है। भाषिक अभिव्यक्तियों की समानताओं और विषमताओं, विषयगत अपेक्षाओं और शैलीगत आधारों को ध्यान में रखते हुए समतुल्यता को हम किस तरह से विभाजित कर सकते हैं। देखिए, नायडा ने बहुत स्पष्ट रूप से समतुल्यता को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है औपचारिक समतुल्यता और दूसरा है गत्यात्मक समतुल्यता। क्रम से दोनों की व्याख्या करने का प्रयास करता हूँ। औपचारिक समतुल्यता, जिसको अंग्रेजी में फॉर्मल इक्विवेलेंस कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। औपचारिक समतुल्यता की उपयोगिता ज्ञान प्रधान साहित्य में यानी लिटरेचर ऑफ नॉलेज में अधिक रहती है। और हमारा ये सुशासन चुनौतियों के अंतर्गत ये मुख्य विषय भी यही है कि हम प्रशासन की भाषा के बारे में, ज्ञान प्रधान भाषा के बारे में अधिक चर्चा कर रहे हैं। जी। तो इस समतुल्यता के निर्धारण में अनुवादक स्रोत भाषा के भाषिक तत्वों अर्थात व्याकरण, पद, क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा आदि का लक्ष्य भाषा के भाषिक तत्वों के साथ प्रतिस्थापन करता है। अर्थात ये एक मैकेनिकल भी इसको कह सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक अप्रोच है कि अनुवादक वाक्य विन्यास में परिवर्तन नहीं करता है। यहाँ तक कि शब्दों की संख्या, छंद आदि को भी ज्यों का त्यों रखने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में लिप्यंतरण करके पाद टिप्पणियाँ यानी फुटनोट भी दिए जा सकते हैं। जी। दूसरे जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं वो है गतिशील प्रवाह में समतुल्यता यानी डायनामिक इक्विवेलेंस। गतिशील समतुल्यता में अनुवादक स्रोत भाषा से अर्थ ग्रहण करने के पश्चात इस बात पर बल देता है कि स्रोत भाषा के कथ्य को लक्ष्य भाषा में कैसे कहा जाए, ताकि मूल रचना के कथ्य के अर्थ और शैली को लक्ष्य भाषा में भाषाई प्रवाह, प्रभाव और ताजगी के साथ संप्रेषित किया जा सके। इस प्रकार गतिशील अनुवाद समतुल्य प्रभाव के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंट इफेक्ट पर आधारित है। गतिशील अनुवाद अधिक सहज, पठनीय और समतुल्य प्रभावकारी होता है। पाठक को यह आभास नहीं होता कि वह मूल रचना के बजाय अनुदित रचना पढ़ रहा है, जबकि इसके विपरीत जब हम फॉर्मल इक्विवेलेंस की बात करते हैं अर्थात औपचारिक समतुल्यता की बात करते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रक्चर पर बल देता है, संरचना पर बल देता है और संरचना की दृष्टि से प्रत्येक इकाई का अनुवाद करने का प्रयास करता है। जबकि गतिशील समतुल्यता में हम अनुवादक से अपेक्षा रखते हैं कि वो लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार जो मूल भाषा में या मूल पाठ में
जी कहा गया है उसको अनुदित कर सके नायडा ने, और वो सहज अनुवाद सहज बना सके। नायडा ने इस सहजता को इस प्रकार से कहा है, बाय नेचुरल वी मीन दैट इक्विवेलेंट फॉर्म शैल नॉट बी फॉरेन आइदर इन फॉर्म except of course for such inevitable matter as proper noun or meaning. That is to say, a good translation should not reveal its non-native status. अर्थात अनुवाद में बाह्य तत्वों का प्रवेश वर्जित है। मूल पाठ का लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार निरूपण ही सहज अनुवाद है। बहुत। अब आधुनिक युग में एक भाषा विज्ञानी हुए हैं विलियम फ्राउले। उन्होंने अनुवाद को पुनर्कोडीकरण कहा है। अनुवाद में पुनर्कोडीकरण की प्रक्रिया वास्तव में क्या है और वह अनुवाद में कितना महत्व रखता है? देखिए, ये अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक रहे हैं विलियम फ्राउले। उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अनुवाद का या भाषा का कहें विश्लेषण करने का प्रयास किया है। भाषा को के प्रतीकों को वो कोड की संज्ञा देते हैं, अर्थात भाषिक इकाई कोड के रूप में व्यवस्थित होकर व्याकरणिक दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से हमारे सामने आती है। जी। फ्राउले ने ट्रांसलेशन को रिकोडिफिकेशन की संज्ञा दी है। इसमें फ्राउले कहते हैं कि भाषा में दो कोड होते हैं, एक तो मैट्रिक्स कोड अर्थात स्रोत भाषा का कोड, और दूसरा है टारगेट कोड अर्थात लक्ष्य भाषा का कोड। फ्राउले इसको मैथमेटिक्स के अनुसार, मैट्रिक्स कोड के अनुसार देखते हैं कि दो भाषाओं की यदि तुलना की जाए तो दोनों भाषाओं में जो कोड उपलब्ध हैं उनका किस किस रूप में मैट्रिक्स बन सकता है, उनका किस किस रूप में मिलान हो सकता है, कहाँ समतुल्यता है, कहाँ समतुल्यता नहीं है, ताकि जहाँ समतुल्यता है वहाँ तो सहज रूप से उसको प्रतिस्थापित किया जा सकता है, लेकिन जहाँ समतुल्यता नहीं है तो उसके मैट्रिक्स को ये विवेचन विश्लेषण करके उसका एक समाधान निकाला जा सकता है, ताकि अनुवादक अनुवाद करते समय ऐसे स्थलों को, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर सके जिसके माध्यम से वो अनुवाद का एक समाधान निकाल सके, जिसको हम भाषिक समाधान कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स कोड अनुवादक को भाषिक और विषयगत सूचनाएं उपलब्ध कराते थे। अनुवादक उनका मिलान करके, कंपैरिजन करके लक्ष्य कोड में उपलब्ध भाषिक और विषयगत सूचनाओं से मिलान करता है, और लक्ष्य भाषा के पैरामीटर में जितनी सूचनाएं मेल खाती हैं इस सीमा तक वह उनका अंतरण करने में सफल होता है। फ्राउले ने आगे इसको और स्पष्ट करते हुए कहा है कि दो भाषाओं की व्याकरणिक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं। शब्दों के सांदर्भिक अर्थ अर्थात रेफरेंशियल मीनिंग तथा उनकी संकल्पनाएं भिन्न होती हैं। इसलिए मैट्रिक्स कोड की सभी सूचनाएं टारगेट कोड में अंतरित नहीं की जा सकती। इसलिए अनुवाद में समतुल्यता, आइडेंटिटी आंशिक रूप से ही संभव है। फ्राउले के अनुसार अनुवाद को मैट्रिक्स कोड में उपलब्ध सूचनाओं को लक्ष्य कोड की सीमाओं में तालमेल बिठाकर रिकोडिफिकेशन करना चाहिए, जो कि अनुदित नया कोड होगा। इसे इस रूप में भी समझा जा सकता है कि जब अनुवादक रिकोडिफिकेशन करता है तो एक नए कोड की स्थापना करता है, और वो नया कोड पुनर्सृजन होता है, रिक्रिएशन होता है। तो फ्राउले की जो ये मान्यता है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि फ्राउले ने अनुवाद को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। सामान्यतः अनुवादक को जिस दोयम दर्जे का माना जाता रहा है, उससे भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा का विश्लेषण करने के उपरांत जो भाषा रूप अनुवाद के माध्यम से उपलब्ध होता है वो नई सर्जना बन जाती है। इसी पर हमारा अगला प्रश्न है कि फ्राउले की जो पुनर्कोडीकरण की अवधारणा थी उससे अनुवाद में सृजनात्मकता कहाँ तक स्थापित होती है? देखिए, जब हम विश्लेषण करते हैं
और अनुवाद पर इतनी चर्चा करने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंच ही सकते हैं कि अनुवाद दो भाषाओं के कोड का विश्लेषण है। जब हम दो भाषाओं के कोड का विश्लेषण करते हैं तो तुलना भी उतनी ही आवश्यक हो जाती है, और दोनों भाषाओं की प्रकृति भिन्न होने के साथ साथ ये तुलना इस रूप में अधूरी रह जाती है कि दोनों भाषाओं का अपना परिवेश जो है वो भिन्न होता है। इस परिवेश में सामंजस्य बिठाने की जो भाषिक प्रवृत्ति है या प्रकृति है व्यक्ति की, वो सर्जना को जन्म देती है और इससे हम नए कोड की स्थापना करते हैं। तो यही जो नया कोड है, ये नया कोड ही सर्जना है, क्योंकि इससे नई एक भाषा, अनुवाद के सारे विश्लेषण के माध्यम से अनुवाद अनुदित जो भाषा है वो एक नई भाषा होती है, और यही पुनर्सर्जना है। इस पुनर्सर्जना से अनुवादक को एक संतोष मिलता है कि उसने भी कोई रचना की है, जो वास्तव में सत्य भी है। अनुवाद के इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आज की चर्चा हमारे प्रशिक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी रहेगी, और इसका लाभ उन्हें अवश्य मिलेगा। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए और प्रशिक्षार्थियों के मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन चंद्र।